नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। G20 की बैठक में हिस्सा लेना है मकसद। ब्राजील में हो रहा है G20 का सालाना सम्मेलन। 2024 के बुकर प्राइज की हुई घोषणा। समांथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए मिला बुकर प्राइज। अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव पर आधारित है किताब। और डोनाल्ड ट्रंप ने गठित किया नया विभाग। एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी करेंगे लीड। कई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है प्लान। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा करेंगे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति एचिबोला अहमद तिनुबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नाइजीरिया जा रहे हैं। वे 17 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा होगी। भारत और नाइजीरिया 2007 से ही आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग के मामले में रणनीतिक साझेदार रहे हैं। 200 से ज्यादा भारतीय कंपनीज ने नाइजीरिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में $27 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। भारत और नाइजीरिया के बीच मजबूत विकास सहयोग साझेदारी भी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के अगले पड़ाव में ब्राजील होगा, जहां से वे रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत G20 ट्रोइका का भी हिस्सा है। इस बार G20 ट्रोइका में भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। G20 ट्रोइका से मतलब है कि जिस साल की बात हो रही है उस साल अध्यक्षता करने वाला देश जैसे 2024 के लिए ब्राजील है। इससे पूर्ववर्ती देश यानी 2023 में अध्यक्षता करने वाला देश भारत था और उत्तराधिकारी देश यानी 2025 के लिए अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के पास है। ट्रोइका की महत्ता इस बात में है जिससे एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना भी पहुंचेंगे। ये 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली गुयाना यात्रा होगी। इससे पहले 2023 में राष्ट्रपति अली ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था। आपको बता दें कि G20 एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसके सदस्यों में 29 तो देश हैं। इन देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। वहीं 2 क्षेत्रीय संस्थाएं शामिल हैं। एक है अफ्रीकन यूनियन और दूसरी है यूरोपियन यूनियन। G20 संस्था के तौर पर कितना अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 2/3 जनसंख्या और 85% वैश्विक GDP और 75% से ज्यादा वैश्विक व्यापार का रिप्रेजेंटेशन G20 में किया जाता है। G20 के बनने की कहानी भी बेहद अलग है। साल 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये वित्त मंत्रियों और गवर्नेंस की एक फोरम के तौर पर विकसित हुआ था। इसमें बड़े विकसित देश और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते थे। लेकिन फिर आया साल 2008 का वित्तीय संकट, जिसने इस संस्था की जिम्मेदारी को और ज्यादा बढ़ा दिया। फिर इसके सालाना सम्मेलन में देशों के प्रमुख मसलन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हिस्सा लेने लगे। इसका मकसद दुनिया की वित्तीय समस्याओं का हल खोजना है। बुकर प्राइज 2024 के विजेता की घोषणा हो गई है। लेखिका समांथा हार्वे ने अपनी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए साल 2024 का बुकर प्राइज जीता है। उन्हें यह प्राइज लंदन में आयोजित एक समारोह में दिया गया। इस प्राइज में 50,000 पाउंड और एक ट्रॉफी दी जाती है। उन्हें ये ट्रॉफी 2023 के बुकर प्राइज के विजेता पॉल लिंच ने प्रदान की। ऑर्बिटल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद 6 अंतरिक्ष यात्रियों और उनके जीवन के एक दिन के बारे में जानकारी दी गई है। बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से पेश की गई ये जानकारी एक अलग तरह के अनुभव को दिखाती है। बुकर प्राइज हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखित ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित बेस्ट फिक्शन स्टोरी के लिए दिया जाता है। पहली बार बुकर प्राइज 1969 में दिया गया था। इसका मकसद समकालीन कथा साहित्य की रीडिंग और डिस्कशन को प्रमोट करना है। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में अंतर होता है। 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जेनी एर्पनेबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित और अंग्रेजी भाषा में अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं?
तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुर्खियों में बने रहना आता है। वे तब भी खबरों में छाए रहते थे जब वे यूएसए के राष्ट्रपति नहीं थे, और अब भी चुनावों में जीत के बाद वे एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उन्होंने अपनी सरकार में एक नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉग का गठन किया है। अहम बात यह है कि इस डिपार्टमेंट को बिलियनियर एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी लीड करेंगे। विवेक रामास्वामी रिपब्लिक पार्टी की तरफ से यूएसए के राष्ट्रपति पद के दावेदार भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। विवेक रामास्वामी एक भारतीय अमेरिकी उद्योगपति हैं। वे डोनाल्ड ट्रंप के पक्के सपोर्टर हैं। एलॉन मस्क भी ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। वे उनके कैंपेन में भी जोर शोर से शामिल हुए थे। मस्क ने ट्रंप को चुनाव के लिए $100 मिलियन से ज्यादा का डोनेशन भी दिया था। आपको बता दें कि डॉग का मकसद प्रभावी शासन में आने वाली नौकरशाही की मुश्किलों को दूर करना है। यह विभाग रेगुलेशंस को कम करेगा। इसके अलावा यह सरकार द्वारा होने वाले गैर जरूरी खर्चे को कम करेगा। साथ ही फेडरल एजेंसीज को रेगुलेट करना भी इस डिपार्टमेंट का एक मकसद है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी गाइडलाइंस जारी की है। देखिए, सितंबर 2024 में कोर्ट ने इस मामले पर तीखी टिप्पणी की थी। तब इस मामले पर गाइडलाइंस जारी करने की बात भी कही गई थी। इस मामले में जस्टिस BR गवई ने कहा है कि एक घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को बेघर होते देखना दुखद है। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी तरह का डेमोलिशन संपत्ति के मालिक को बिना 15 दिन की पूर्व सूचना के साथ नहीं किया जा सकता। यह डेमोलिशन भी सांवैधिक गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि डेमोलिशन के नोटिस में डिटेल में डेमोलिशन के कारणों को मेंशन करना होगा। साथ ही किस लेवल पर उल्लंघन हुआ है यह भी नोटिस में बताना होगा। इसके अलावा डेमोलिशन का प्रोसेस का वीडियो भी बनाना होगा। कोर्ट ने कहा, कार्यपालिका किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर सकती है, न ही किसी मामले में जज बन सकती है। कार्यपालिका किसी दोषी व्यक्ति की संपत्ति को डिमोलिश करने का अधिकार नहीं रखती। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ राज्यों में किसी व्यक्ति पर अपराध लगने के साथ ही उनके घरों को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया जा रहा था, और ये काम किसी गैर विधिक तरीके से नहीं बल्कि सरकार के ऑफिशियल्स द्वारा किया जाता है। इसे ही बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया जाता है। भारत की न्याय व्यवस्था किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं मानती जब तक कि क्राइम प्रूव ना हुआ हो। ऐसे में तुरंत बुलडोजर जस्टिस की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में फिट नहीं बैठती। सुनने में तो त्वरित कार्रवाई जैसा लगता है, लेकिन जहां न्याय और कानून की प्रक्रिया में इतनी पेचीदगी हो वहां ऐसे सिस्टम सही नहीं बैठते। कोर्ट ने इस मामले में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी दोहराया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के मुताबिक लोकतंत्र का हर स्तंभ, मसलन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अपने कार्यों को अलग अलग और अलग संस्था के तौर पर करें। भारत में कार्यपालिका नीतिगत निर्णयों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। न्यायपालिका विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांत का एक हिस्सा भी है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई कानून या संशोधन पारित नहीं किया जा सकता जो इस सिद्धांत को सीमित करता हो। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है झूम कृषि, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कृषि काफी पुराना कृषि करने का एक तरीका है। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करते हैं, वनस्पति को जलाते हैं और राख का उपयोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए करते हैं। वे इस भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल उगाते हैं जब तक कि मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त नहीं हो जाते। फिर वे भूखंड को छोड़ देते हैं और प्रक्रिया को दोहराने के लिए एक नया वन क्षेत्र चुन लेते हैं। कुछ सालों के बाद वापस इस एरिया में खेती करते हैं, लेकिन कई बार ये प्रक्रिया दोहराने से मिट्टी की उर्वरता लगभग खत्म हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस को सस्टेनेबल नहीं माना जाता। भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में झूम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में दहिया और बेवर, मध्य भारत में पेंडा और केरल के पश्चिमी घाट में कुमारी। इन सभी में अस्थायी क्षेत्र बनाने के लिए वन क्षेत्रों को साफ करना
और जलाना शामिल है। अब आइए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024 जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2023 के बीच भारत में पेमेंट और इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइलिंग दोगुनी हो गई है और ट्रेडमार्क फाइलिंग में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत पेटेंट आवेदन करने के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वें स्थान पर रहा था। पहली बार भारत ने पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए दुनिया के टॉप 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है। WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में एमॉर्फोफेलस टाइटेनम फूल काफी चर्चा में है। इसे टाइटन एरम के नाम से भी जाना जाता है। यह फूल एक दशक में एक बार खिलता है और दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक है। यह फूल 10 फीट से भी अधिक लंबे होते हैं। फूल अपनी अजीब संरचना और सड़ती लाश जैसी गंध के लिए प्रसिद्ध हैं, जो मधुमक्खियों और मक्खियों को आकर्षित करने के लिए मदद करती हैं। यह गंध 24 से 48 घंटे तक रहती है। यह इंडोनेशिया के वर्षा वनों में प्राकृतिक रूप से उगता है और वहां उसे बुंगा बंकाई के नाम से जाना जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वाइल्ड लाइफ SOS ने ब्राउन बियर पर अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी है। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में ब्राउन बियर की आबादी कई खतरों से जूझ रही है, जिसमें बढ़ती मानव आबादी, आवासीय नुकसान, सड़क निर्माण और पर्यटन जैसे कारक शामिल हैं। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि भालू कचरे में अपना भोजन ढूंढ रहे हैं, जिससे उनका प्राकृतिक आहार और व्यवहार प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि हिमालयन ब्राउन भालू को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। एक अनुमान के अनुसार भारत में केवल 500 से 750 भालू ही बचे हैं। हैदराबाद में आज 16वें IGDC यानी इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। 3 दिन के सम्मेलन में 20,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसका आयोजन गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसका मकसद भारत के गेमिंग और मनोरंजन क्षेत्र की ग्रोथ को बढ़ावा देना है। IGDC को दुनिया भर के टॉप 3 वीडियो गेमिंग सम्मेलनों में से एक माना जाता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत का गेमिंग सेक्टर वर्तमान में $3.8 बिलियन के करीब है, जिसके 2029 तक बढ़कर $9.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और GDP में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किया गया। इसे DRDO के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अन्य DRDO लैब्स और भारतीय उद्योगों की सहायता से विकसित किया है। इस मिसाइल को बनाने और इंटीग्रेटेड करने में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, साल 2024 का बुकर प्राइज लेखिका समांथा हार्वे को किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ऑर्बिटल, कैरोस, प्रॉफिट सॉन्ग्स, द वाइल्डरनेस। अगला प्रश्न है, G20 का सालाना सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित किया जा रहा है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया या फिर भारत? अब आइए एक बार नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्न क्या थे और उनके क्या थे सही उत्तर। पहला प्रश्न था, नारगोनो काराबाख क्षेत्र स्थित है इजराइल, अजरबैजान, रूस या फिर तुर्की? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी अजरबैजान। अगला प्रश्न था, 4B मूवमेंट संबंधित है पुरुष विरोधी आंदोलन से, स्त्री विरोधी आंदोलन से, सामाजिक समानता से संबंधित आंदोलन से या फिर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित आंदोलन से? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी पुरुष विरोधी आंदोलन से। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए धन्यवाद।